बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्सेशन का निज़ाम आपके सामने है जी, और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती आई अब वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सो मच सो कि अगर कराची की मैं सिर्फ बात करूं तो कई फैमिलीज ऐसी हैं जो कि जिन्होंने पंप इन किए हुए थे पैसे और इन्वेस्टमेंट्स करते थे, यहाँ पे कारोबार करते थे, लेकिन कई फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने पैकअप करके मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। रीजंस क्या है? मल्टीपल रीजंस है उसमें, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन देन अगेन उसका कोई हल है या नहीं है? 10 दफ़ा हम रीजंस उसके डिस्कस कर चुके हैं जनाब। ट्रस्ट डेफिसिट है, ये है, वो है, टैक्सेशन का निज़ाम समझ नहीं आ रहा कारोबार करने वालों को, और देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो। और टैक्सेशन की कलेक्शन का भी एक इशू है। कभी कहते हैं जनाब 50,000 रुपये पे आपको शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा, कोई दुकानदार कहता है जी मैं नहीं दिखाता, मैंने जैली शनाख्ती कार्ड रखे हुए उन पर मैं करता रहूँगा काम, इट्स सो मच एंड सो ऑन। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इन सारी प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द सोल्यूशन जी। इसरार रऊफ साहब हैं मेरे साथ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सीनियर मेंबर एफबीआर रह चुके हैं। एक तो मैं उनसे चाहूँगा कि कोई इनपुट मिले और सोल्यूशन मिल जाए मुझे, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म तो करते ही आते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म सुनते भी हैं आप लोग, और हुकूमत भी सुनती है, बड़े मेरे ख्याल में आई वुड से कि मजबूरन सुनती है, जैसे भी सुनती है, लेकिन उसको फिक्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम सजेशंस रख देते हैं सामने, और अगर हुकूमत को समझ आए या उन लोगों को जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं और जो डिसीजंस ले रहे हैं उनको अगर समझ आती है बात की तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम अपना काम पूरा कर देते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अनीका निसार, देन अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उनसे भी इनपुट मिल जाए हमें, और वो भी हमें बता दें कि इसरार साहब हु इज कमिंग अप विद द सॉल्यूशंस, क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या इनमें क्या बेहतरी की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, कैसे नहीं की जा सकती। फरिया अदरीस, देन अगेन मेरी एक बहुत अच्छी कुलीग, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। फरिया अदरीस से भी हम इनपुट ले लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये टैक्सेशन का निज़ाम जो है किस तरीके से बेहतर हो सकता है। कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो एक मरतबा फिर यहाँ पे कारोबार कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, या अगर चीज़ें बेहतर बनाई जाए तो कैसे बेहतर बनाई जा सकेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। इसरार रऊफ साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, आर यू गुड विद द डिसीजंस, या जो इस वक्त जिस तरीके से टैक्सेशन का निज़ाम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप आर यू हैप्पी विद इट, या आप समझते हैं कि इसको बेहतर बनाया जा सकता है? और कारोबार करने वाले जो लोग हैं, स्पेशली मैं कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कराची से ही कारोबार ज़्यादा होता है, तो क्या वो कर पाएंगे? और इस अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, उनके लिए कारोबार करना मुनासिब होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वापस आएंगे नहीं करेंगे? जी बहुत शुक्रिया राना साहब। देखिए बात ये है कि जो टैक्सेशन है, ये जब तक आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट मुल्क भी बेहतर ना हो और लोग बिजनेस ना कर रहे हों तो फिर आपके लिए रेवेन्यू टारगेट्स पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू को इन्हांस करना चाहते हैं और उनकी कलेक्शन करना चाहते हैं तो पहले तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना होता है ताकि लोग खुली फिजा में कारोबार कर सकें। और टैक्सेशन जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको तभी मुयस्सर आएगी अगर मुल्क में कारोबार चल रहा होगा। हमारे एफबीआर के एक्ट में या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी खामियां नहीं है जिसमें कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि हमें 8,000 बिलियन कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन उस कलेक्शन के लिए पहले आपको लोगों को मोटिवेट करना है और उनके लिए आसानियां पैदा करनी है कि वो पहले कारोबार कर सकें। इस वक्त आपने जब ये 550 बिलियन का टारगेट रखा तो उसके साथ ही आपने अपना डिस्काउंट रेट इतना ज्यादा कर दिया, आपने गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के लिए महंगी कर दी, आपने डॉलर को खुला छोड़ दिया। अब ये चारों चीजों ने हमारे जो बिजनेसेस हो रहे थे उनको बिल्कुल शिकंजे में कस दिया।
अब इस वक्त हालत ये है कि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको पहले इन चीजों में आसानियां पैदा करनी है, तब कारोबार होगा। वरना इस वक्त तो जो प्रेजेंट कारोबार हो रहे हैं वो भी बंद हो रहे हैं और वहां पे भी ले ऑफ्स हो रही हैं। सिर्फ हमारे एफबीआई, एक तो इनके लिए आसानियां आप कैसे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ओवर वैल्यूड था हमारा रुपया, आपने खोल दिया, दैट वाज अ गुड डिसीजन जो आपने किया, और अब वो एक प्राइस पे 155 के अराउंड स्टेबल भी है, वेरी गुड। दूसरा, आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिस्काउंट रेट आप बहुत ऊपर ले गए 13.25% पे, जिस पे के आपकी जो प्रेजेंट इस वक्त इंडस्ट्री लगी हुई है उसके, चूंकि वो वर्किंग कैपिटल बोरो करके करते हैं तो उनका वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अब या तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं या वो अपने बिजनेस को रोक के बैठ गए हैं। तो आपको उनको थोड़ा फैसिलिटेट करना है। फिर अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ानी चाह रहे हैं तो उनको कंपेटिटिव करने के लिए आपको उनको इलेक्ट्रिसिटी में और गैस में, यूटिलिटीज में आपको उनको ब्रेक देनी है ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सके। जहां तक कलेक्शन का मसला है, एफबीआर का अपना प्रॉब्लम इन लॉज में नहीं है, सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है। और ये चूंकि अब हमारा इस वक्त कोई 21 और 22 के करीब रीजनल टैक्स ऑफिसेज हैं और 4 लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं जो ये टोटल कलेक्शन करते हैं। कस्टम्स का, पोर्ट्स के ऊपर डिपार्टमेंट्स अलहदा हैं। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यू नीड फ्यू कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, जिनका के एफबीआर में इस वक्त फिकदान नहीं है। उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट करे और वहां पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अपना बंदे लगाए तो ये जो टारगेट्स की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ये इस मुल्क में अचीवेबल है। दूसरी एक चीज मैं बात करूंगा कि हमारा जैसे जिस वक्त ये शब्बर जैदी साहब नो डाउट के बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है अपनी फील्ड में, लेकिन एफबीआर एक गवर्नमेंट फंक्शनरी है। इसको आप अगर बिल्कुल कहें कि जी इसको आप इंडिपेंडेंट कर दें तो वो बगैर अथॉरिटी के टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। और प्लस हमारा प्रॉब्लम एफबीआर का ये रहा पिछले 5, 6, 7 साल से कि यहां पे एफबीआर को हेड एफबीआर का बंदा नहीं करता रहा बल्कि बाहर से लोग आते रहे, जिसकी वजह से उनको ये पता नहीं आता, ये समझ नहीं आती कि कलेक्शन का भी एक सीजन होता है, एक ट्रेंड होता है। बाज साल में बाज इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं, बाज साल में बाज बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं कि आपने किस वक्त किसके पास से कलेक्शंस करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनको हम अपने फिक्स कर लें तो ये जो टारगेट्स हैं एफबीआर के, ये इस मुल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये सारे अचीवेबल हैं, सिर्फ इनको फिक्स करने की जरूरत है। ओके, फेयर इनफ। फरिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जैसे कि रऊफ साहब कह रहे हैं कि गैस इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी जाती है, कारोबार कैसे होगा? अच्छा जी, टारगेट्स आप फिक्स कर देते हैं, 550 बिलियन का टारगेट आप फिक्स कर देते हैं, कैसे अचीव होगा? ट्रस्ट डेफिसिट है वहाँ पे, कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग यहाँ से पैकअप करके बाहर जा रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल पे जो बोरोइंग की बात की, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, तो वो इंटरेस्ट रेट इतना हाई पे कौन बोरोइंग करेगा? जबकि जो यहाँ पे बैंक्स हैं वो तो लोन दे रहे हैं स्टेट को और वहाँ से तो रिकवरी भी आसान होती है, जबकि एक प्राइवेट बंदे को अगर आप देंगे, प्राइवेट पार्टी को आप लेंड करेंगे पैसा, तो उसमें से तो निकालना भी ज़रा मुश्किल होता है और ज़रा सेफ भी नहीं होता। सो इन्वायरमेंट कैसे ठीक हो सकती है कारोबार करने वालों की? कारोबार कैसे ठीक हो सकता है जबकि ट्रस्ट डेफिसिट है, सहूलियात मौजूद नहीं है? 3-4 जो मैंने आपके सामने रखी, रऊफ साहब ने जो बताई थी, तो क्या मुमकिन भी है यहाँ पे वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करना है या नहीं? देखिए, बड़ी अहम बात है और साथ ही बहुत ही ज्यादा एक सूरत हाल हमें नजर आ रही है स्टैंड स्टिल पर बड़े अरसे से। जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एक फील गुड फैक्टर इनको मिला था और बहुत ज्यादा मिला था, लेकिन उतनी ही जल्दी से हमने उसको खत्म होते हुए भी देखा। उसने बहुत सारी वजूहात अभी रऊफ साहब ने बता दी, आपने बता दी, कुछ वैसे हमें कारोबारी तबका बार बार बताता है, प्राइम मिनिस्टर को, इवन आपने देखा कि आर्मी चीफ भी बीच में जाके कारोबारी हलकों से मिले
क्योंकि नजर आ रहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट ना सिर्फ कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों को एक डर खौफ हरास इतना बिठा दिया कि हम आपको पकड़ेंगे, हम अब टैक्सेशन करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। उसमें जो खतरनाक बात हुई ना, जो मुझे दिली अफसोस होता है कि आपने जो भी करना हो, जो तोपें चलानी है चला दें, मगर आप अनाउंस कर करके बता के डरा के जो पॉजिटिव फील गुड था वो खत्म कराने के बाद ना आपने ज्यादा सख्ती की, ना आप पकड़ सके, ना आपने जो बातें की थी वो पूरी कर सके, बल्कि उल्टा जो एग्जिस्टिंग सिनारियो था उसको भी हमने डिटेरियोरेट होते देखा। देखिए, टैक्सेशन के हवाले से हम सब टैक्स देने वाले हैं। हम सब चाहते हैं कि बाकी लोग भी टैक्स दें। खाली हम लोग तनख्वाहदार तबका ही पाकिस्तान में है जो टैक्स दे रहा होता है। लेकिन टैक्स देने के साथ साथ टैक्स डिक्लेयर करना एक अलग मामला है जो आधी से ज्यादा आपकी पब्लिक को पता ही नहीं है। मेरा ख्याल से पाकिस्तान एक ऐसे ममालिक में शुमार होता है जिसको टैक्सेशन के हवाले से बहुत कम नॉलेज है। अनीका, व्हाट्स योर इनपुट ऑन दिस वन जी? ये सारी चीजें लेके कौन कारोबार करेगा और कैसे करेगा, और वो अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करेगा और कैसे compete करेगा इंटरनेशनल मार्केट में? अनीका, व्हाट्स योर इनपुट ऑन दिस वन जी? आपके सामने कारोबार बंद, वर्किंग कैपिटल जो मिल रहा है वो उसमें इश्यूज हैं, उसके इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि आम आदमी जो है वर्किंग कैपिटल लेके कैसे, मतलब कोई भी चीज़ अगर बनाने जाएगा, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं आसान लफ्ज़ों में बात कर लेता हूँ, तो उसमें गैस के टैरिफ इतना हाई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने हाई, उसके बाद जनाब अगर वो कारोबार के लिए पैसा बोरो करता है बैंक से, उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई, और ये सारी चीजें लेके कौन कारोबार करेगा और कैसे करेगा, और वो अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करेगा और कैसे compete करेगा इंटरनेशनल मार्केट में? फरहान साहब, ये मसला बड़ा मल्टीफेरियस है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने टैक्सेस का रेट बहुत ज्यादा हाई कर दिया। वो टैक्सेस का रेट हाई करने की वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को टैक्स देने की आदत तो है नहीं, और ना हम लोगों को इस बात की का इदराक है कि टैक्स देना कितना जरूरी है। तो जो ही आपने टैक्स रेट हाई कर दिया, और स्पेशली इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, जिन आइटम्स के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज बीन अ लार्जली इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हमारी नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो कि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी रखता हो, उसकी इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जब आप टैक्स ज्यादा कर देते हैं, उसके साथ साथ आप एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाते नहीं है, तो फिर आपको इस तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन नजर आता है। एक और बात जो बड़ी अहम है, जो हम इकोनॉमी की किताबों के अंदर पढ़ा करते हैं, बड़े बेसिक रूल है कि जो टैक्स होता है वो बिजनेस एक्टिविटी का नतीजा होता है। कभी भी बिजनेस एक्टिविटी टैक्स का नतीजा नहीं हो सकती। तो पहला एंड फोरमोस्ट कोताही या गलती या जजमेंट की मिस्टेक आप कह लीजिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की, वो ये थी कि उन्होंने सोचा कि हम टैक्स लगा देंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए क्योंकि आपने टैक्स लगा दिया लेकिन बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई। इसका आसान तरीका यह था कि आप बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाते और उस लेवल पर ले जाते कि टैक्स रिटर्न्स ऑलरेडी बढ़ने लग जाती है। एक हुकूमत का काम ये होता है कि वो जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसको एक तरह से सपोर्ट करे, और जब आपके बिजनेस करने के हालात इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि बिजनेसमैन बिजनेस करने की बजाय, लोगों को नौकरियां देने की बजाय और रोजगार देने की बजाय ये देखेगा कि इंटरेस्ट रेट तो इतना हाई है आपका, और इंटरेस्ट रेट हाई अभी 13% से ऊपर इंटरेस्ट रेट जा रहा है, डबल डिजिट में जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर है वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो देखता है कि बिजनेस में रिटर्न कम है। अगर मैं बिजनेस में यही 2 लाख 3 लाख 10 लाख 1 करोड़ डालता हूं तो मुझे रिटर्न जो है इसका 1 या 2% मिलेगा। लेकिन अगर मैं यही पैसा बैंक में रखवा देता हूं और उसके ऊपर प्रॉफिट लेता हूं या इंटरेस्ट लेता हूं तो उसके अंदर मुझे कई गुना ज्यादा इसका फायदा हो जाएगा और काम भी कोई नहीं करना पड़ेगा। तो जब हालात ऐसे हो जाए तो फिर बिजनेस एक्टिविटी मजीद स्लो डाउन हो जाती है। तो 2 तरीके हो गए बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन की हुई। एक तो हमने टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स इस तरह से बढ़ाया कि हम लोगों की एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी किए बगैर, कैपेसिटी बिल्डिंग किए बगैर हमने इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को भी बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया, इसलिए क्योंकि हमने इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसको पीटीआई लग्जरी आइटम्स भी कहा करती है।
दूसरी तरफ हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया, और ऑब्वियसली अगर आपको कर्ज लेने के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा करता है, तो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब ये दोनों चीजें जो हैं, ये जब दोनों मिल जाएं तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव सोल्यूशन होता है, या एक बड़ा नेगेटिव कंकॉक्शन होती है बिजनेस के लिए। सो द बिजनेस एक्टिविटी जैसे कि हम देख रहे हैं, और एज इज एट दिस पॉइंट इन टाइम स्लो डाउन तो हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और चीज जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है बिजनेस एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए, वो होती है अनसर्टेनिटी। अब ये दो मामला तो है ही है, लेकिन किसी बिजनेसमैन को ये भी नहीं पता कि 1 साल में मामला सही हो जाएगा, 2 साल में मामला सही हो जाएगा, 3 साल में सही हो जाएगा। एक टाइमलाइन हो जब तक उनको, क्योंकि यार इसके मामला ठीक हो जाए। ठीक ठीक, अब बिजनेसमैन को भी नजर नहीं आ रहा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। फरिया, कारोबार बंद, ट्रस्ट डेफिसिट इज देयर, और इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई कि आम आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। गैस टैरिफ ये आपके सामने, बिजली के टैरिफ आपके सामने, कंपीट कैसे करेगा इंटरनेशनल मार्केट में? देखिए, अभी जो अनीका ने बातें की हैं, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ उनसे। बहुत अहम उन्होंने जो निकातें रेज किए हैं, इसको अगर हम, ये जो बिजनेस टर्म में बात हो रही है ना, हम वैसे एक जो जनरल इंप्रेशन है, जब आप जाते हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो क्या नजर आ रही है? आप किसी से भी चले जाएं, जहां पे आप शॉप्स पे जाते हैं और जगहों पे दीगर लोग हैं। कल मैं एक रोड शो कर रही थी, तो एक डूम एंड ग्लूम की कैफियत नजर आ रही है हर तरफ, चाहे छोटे बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस हो, जहां लोग हो। और ये जो परसेप्शन है ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं राना साहब कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेप्शन है। पीटीआई उन जमातों में से है जो इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है। वो बड़े मीडिया सेवी पॉलिटिकल जमात भी समझी जाती है, बड़े मीडिया सेवी प्राइम मिनिस्टर है। कहा जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिकवा ने मुझे कहा कि मैंने जिंदगी में किसी को इतना मीडिया सेवी नहीं देखा जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। एक टिकर भी चलता है तो ही टेक्स नोटिस ऑफ दैट। तो ये इस परसेप्शन से, इस नई दुनिया की न्यू मीडिया न्यू रियलिटी से वाकिफ होने के बावजूद इस जमात ने इतना डूम एंड ग्लूम फैला दिया। जो भी वजूहात थी, जो भी रीजन थी, आप पहली दफा आए, आपको आइडिया नहीं था, आपको गलत गाइड किया गया, माफियाज आपके खिलाफ खड़े हो गए, यकीनन खड़े हो गए, हमें नजर आए खड़े होते हुए, बट रिजल्ट ये निकला है कि ये डूम एंड ग्लूम जो कि किसी भी जगह पर बिजनेस करने के लिए जहर कातिल है, वो इस माहौल में ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना काम हो सकता है। अब आप जितना मर्जी पीटीआई कहती रहे कि ये सब कुछ तो मीडिया ने किया है, ये सारा कसूर तो मीडिया का है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ रियलिटी दिखाना है, जो लोग कह रहे हैं वो दिखाना है। अब आ जाते टैक्सेशन की तरफ। हम कितनी जो अरसे से ये बात सुन रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं वो कहते हैं कि मैंने टैक्स नेट बढ़ाना है। सबसे सागरा साहब कहते कहते चले गए, मिफ्ता इस्माइल साहब यही बात करते रहे, असद उमर साहब ने भी यही बात की दोबारा। अभी ये दूसरी दफा कह रहे हैं अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहले भी ये अपने टर्म में ही कहते थे कि टैक्स नेट हमने बढ़ाना है, लेकिन टैक्स नेट बढ़ ही नहीं सक रहा क्योंकि आप एसेंशियल रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। आज की आप जाके इतलात ले एफबीआर में, हमने देखा शब्बर जैदी साहब नाराज होकर चले गए, और जो मामला है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत नहीं हो रही, नहीं किसने आना है, क्या होना है, मुसलसल एक चपकलिश है। जो बिजनेस सेक्टर है वो हमें बताता है कि हमें ज्यादा मसाइब का नजर आ रहे हैं आज एफटीआर में, क्योंकि जो पुराने मामला थे जिस तरीके से भी चल रहे थे, एक कोई उसमें एक अनसिस्टमैटिक सिस्टम था। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब जो मसला है वो एक हर तरफ केओस हो गया है। हम सब चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप इसको एनफोर्स करें, संजीदगी से करें, लेकिन देखिए टैक्स पूरी दुनिया में सिर्फ डांट डपट और डराने से जमा नहीं होता। टैक्स के बदले में जिन ममालिक की एग्जाम्पल देते हैं खान साहब भी, उन ममालिक में आपको टैक्स का रिटर्न मिलता है। यूके में एक बड़ी तादाद है, आप 1 पाउंड कमाएं तो कितने 60% टैक्स लोगों से 60 पेंस तक टैक्स में दे देते हैं, मगर आपको उसके बदले में स्कूलिंग मिलती है, रोड्स मिलती है, माहौल मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन मिलती है, आप जब रिटायरमेंट फंड्स मिलते हैं, घर मिलता है। आप कुछ भी नहीं दे रहे रिटर्न में, मगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग एकदम से बहुत ज्यादा टैक्स देंगे, जैसे कि चैरिटी देते हैं। देखिए, चैरिटी और टैक्स को आप मिला नहीं सकते। दीज आर टू एक्सट्रीमली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और जब तक हम अपने टैक्सेशन में इंसेंटिव
और रिवॉर्ड नहीं डालेंगे, आप जो आपको टैक्स नेट में आ रहा है, जो फाइलर है उसके लिए आप टैक्स कम करें, उनको और इंसेंटिव दें। कुछ कोशिश की थी असद उमर साहब ने देने की, लेकिन वो उस तरीके से आप बात फैला नहीं सके। तो जहां आपने डराना धमकाना है वहीं आपने इंसेंटिव भी देना है। इसरार साहब, व्हाट इज द सॉल्यूशन? जिन लोगों ने साथ भी दिया पीटीआई का, फेडरेशन कॉमर्स में बैठे हुए कराची में, वो भी रो रहे हैं कारोबारी लोग, उसको वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, हम ऐसे बहस ही करते रहेंगे? अगेन सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन है, नहीं है, या इसी तरह हम देखते रहेंगे क्या होता रहेगा? नहीं जी, बिल्कुल सॉल्यूशन है इस चीज का। सिर्फ हमें अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। सर कैसे करना है इसरार साहब, कैसे बेहतर करना है? आप देखें ना, मैं कराची में अगर बैठा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इसरार साहब, मैं कराची में बैठा हूँ, मैं सारी जिंदगी कारोबार अगर करता रहा हूँ, तो मुझे आप बेहतर समझते हैं, मेरे से हजार गुना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वो जो कराची में कैंची चप्पल पहन के, पजामा पहन के और कमीज के नीचे एक बुनैन के अंदर 2 जेबें लगा के पर्ची पे काम करता था और करोड़ों का काम करता था दिन को, वो तो नहीं आ रहा, वो तो गया, वो तो नहीं काम कर रहा। ऐसी राना साहब देखें, ये एक गलत परसेप्शन हमारे दिमागों में कायम हो चुका है। देखें, हमारा नेट छोटा नहीं है। इसरार साहब नेट की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि जो एतबार था, जो कारोबार करने वाले का एतबार था, और वो जो कारोबार जुबान पे चलता था या पर्ची दिखा के चलता था, जी इतना इन्वेस्ट हो गया, ठीक है, इतने पैसे तुम्हारे हो गए, वो कारोबार जो है वो रुक गया। और उसके बाद आप फेडरेशन में भी चले जाएं इसरार साहब, आज भी चले जाएं, किसी से नीचे से लेके ऊपर तक किसी से बात कर लें चैम्बर में, तो वो भी यही बात करता है। सो जिन लोगों ने साथ भी दिया पीटीआई का, वो भी बैठे फेडरेशन कॉमर्स में बैठे हुए कराची में, वो भी रो रहे हैं कारोबारी लोग। और वो मुझे बताएं, वो कैसे हम उसको वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, या हम ऐसे बहस ही करते रहेंगे? बिल्कुल हम उनको वापस ला सकते हैं। जो मैंने पहले निशानदेही की कि हमने जब अपनी यूटिलिटीज की प्राइसें बढ़ा दी, फिर हमने डॉलर को फ्लोट कर दिया, जो इंपोर्टर था उसके लिए वो इंपोर्ट महंगी कर दी, हमने एक्सपोर्टर की 0 रेटिंग मना कर दी। हमने जब ये काम किया और फिर 50,000 से ज्यादा आप कोई चीज खरीदें, दुनिया के किस मुल्क में आप जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप कोई चीज बाय करते हैं, तो वो आपसे आईडी कार्ड लेते हैं। देखिए, हमारे मुल्क 2 तरीके होते हैं, या तो आप लोगों को इनकम से पकड़ सकते हैं या आप उनकी स्पेंडिंग से पकड़ सकते हैं। आपको अगर इनकम के उनके जराए मालूम नहीं है, तो आपको उनके स्पेंडिंग के जराए तो पता है। वो बच्चे की शादी करेगा, वो गाड़ी लेगा, वो जमीन खरीदेगा, वो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। तो ये वो सोर्सेज हैं जहां से आप उनको टैक्स नेट में लाते हैं। और लेकिन इसरार साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि आप जाते हैं, मैं जाता हूं, अनीका जाती है, फरिया जाती है, और जाके ठीक है, हमारे तो पैसे वहीं पे कट जाते हैं, टैक्स जब हमें तनख्वाह मिलती है वहीं पे पैसा कट जाते हैं, हमारे टैक्स वहीं पे कट जाते हैं। बट द पॉइंट इज स्टिल, अगर हम जाते हैं या कोई भी जाता है, जो लोग रिलक्टेंट है 50,000 रुपये पे शनाख्ती कार्ड देने पे, या दुकानदार जो है उन्होंने 2 नंबर शनाख्ती कार्ड भी रख लिए अब तो वो क्या बताए, इज इट लाइक आप उसको कंफर्ट दे रहे हैं, आर यू गिविंग अ कंफर्ट लेवल टू द स्पेंडर? नहीं, आपने ये करके आपने उनको काम करने से रोका है। एग्जैक्टली मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमारे पास इस वक्त 3.5 करोड़ से ज्यादा बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स के अकाउंट होल्डर्स हैं, और वहां पे अगर बैंक उनको 100 रुपया भी इंटरेस्ट पे करता है, तो 10 रुपए उनके वो टैक्स विदहोल्ड कर लेता है। जी हाँ। तो ये जो कहना है कि हमारा मुल्क टैक्स नहीं देता, हम मोबाइल फोन पे टैक्स दे रहे हैं, हम अपने बैंक अकाउंट पे दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पे दे रहे हैं, तो खुदारा ये परसेप्शन खत्म करें कि ये मुल्क टैक्स नहीं देता। मसला यहाँ पे कि आपको टैक्स रेट्स कम करने हैं, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, इनको फैसिलिटेट करना है। ठीक। और जो आपका 300 बिलियन ऑलरेडी बड़े लोगों का टैक्स कोर्ट्स में विदहेल्ड हुआ है, आपको उसको रेजोल्यूशन कमेटीज बना के उनसे उनके डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हैं। वो तो पैसा नहीं मिल रहा उनको, वो तो पैसा, रऊफ साहब वो तो पैसा नहीं मिल रहा इसरार साहब उनको, वो तो सर ये बिल्कुल मिलेगा।
नहीं मिलेगा तो मिलेगा ना, अभी नहीं मिल रहा। वो तो शब्बर जैदी भी रोता हुआ चला गया। शब्बर जैदी इज बिकम अ नर्वस रैक, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखें इस वक्त हमारा नेटवर्क इतना वसी हो चुका है कि हमें इस वक्त एक ऑपरेशंस का मेंबर एफबीआर में बैठ के पूरे मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा। आपको 3 मेंबर ऑपरेशंस सेंटर में, साउथ में और नॉर्थ में बिठा के फिर इन आरटीओज और एलटीयू से आपको कलेक्शन करानी है, क्योंकि वहां पे लोगों को पता है कि कौन बंदा बिजनेस कर रहा है और किसने टैक्स देना है। एफबीआर में एक बंदे का अब ऑपरेशन मैनेजर का ये काम नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली एफबीआर को स्ट्रांग करना है। ओके, सो इनकी सजेशन ये है फरिया बीबी के एडमिनिस्ट्रेटिवली एफबीआर को स्ट्रांग करें तो आपकी कलेक्शन ठीक हो जाएगी। और ये प्रिसेप्शन भी गलत है कि जनाब हम लोग टैक्स नहीं देते, हम टैक्स देते हैं और हर चीज पे टैक्स देते हैं। वन लाइनर, कैन यू कम अप विद वन लाइनर फरिया? बिल्कुल सही बात करें, हम बहुत ज्यादा तादाद में हम हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोल्यूशन की बात करें तो एब्सोल्युटली ना सिर्फ एफबीआर बल्कि हर इदारे की यही तो ठीक करने का कहा था पीटीआई ने कि आपको कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं करने, रूट कॉज से। अब मसला ये वो होगा कैसे, ये अब गवर्नमेंट के लिए इसको सोल्यूशन ढूंढना है। बिल्कुल ठीक है। अनीका? राणा साहब मेरे पास इसके 2-3 सोल्यूशन हैं और बड़े सादा सोल्यूशन हैं। एक तो ये कि आप अपनी पब्लिक को इस बात पे कन्विंस करें और उनको रिजल्ट दिखाएं कि जब आप टैक्स दे रहे हैं तो उस टैक्स का नतीजा आपको उसके फवायद की मद के अंदर नजर आना शुरू हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली कन्विंस पीपल कि आपने टैक्स देना है। सिर्फ बात करने से या हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे से नहीं होता मामला। दूसरा ये कि आपने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी, जिस माफिया के बारे में खान साहब और उनकी हुकूमत बात किया करती है, उस माफिया को कर्ब करना है। लेकिन कर्ब करने के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं दबा जाना, इसलिए क्योंकि आप हर किसी को अपनी नजर से देख रहे हैं। देखिए हुकूमत की कामयाबी का एक मेन जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि तमाम लोगों को इकट्ठा लेकर चलाया जाए। चाहे आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, पीएमएलएन की बात कर लें, वो ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलते थे। तो माफिया को कर्ब करते हुए अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को साथ लेकर चलें। और तीसरा तरीकाकार ये है कि सबसे पहले एग्जाम्पल अपने घर से सेट करें। जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में बात की थी कि अगर एहतसाब शुरू होगा तो मेरे घर से शुरू होगा, उस तरीकाकार को अपनाते हुए अपने सेट करें एग्जाम्पल फ्रॉम द होम। ओके जी, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी सजेशंस आई आप सबकी तरफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं एक चीज़ बिल्कुल इस पर स्ट्रेस करूंगा जी, जो मेरी कुलीग्स ने, नीका ने और फरिया ने जो सजेशंस दी वो तो बिल्कुल आई वुड से आई एग्री विद देम 100%। जो इसरार रऊफ साहब ने भी जो सजेशन दी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वैलिड जी। सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं जनाब जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है, टैक्स कलेक्शन की, तो 3 मेंबर ऑपरेशंस आप लगा दें, वो आपको टैक्स कलेक्शन करके दे देंगे। और इसरार रऊफ साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते तो टैक्स देते हैं, और देयर आर सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम लोग देते हैं लेकिन वो शायद नज़र नहीं आते लोगों को, लेकिन हम लोग टैक्स देते हैं और बड़े अच्छे तरीके और एहसन तरीके से देते हैं। और लेकिन परसेप्शन जो है वो बड़ी ख़राब बनी हुई है, और जो कंफर्ट लेवल देना चाहिए हमें कारोबारी तबके को वो हम नहीं दे पा रहे। सो जो मर्जी कर लें अभी तक वो हम नहीं दे पा रहे। कैसे देंगे ये हुकूमत का काम है। मेरे ख्याल में उनके लिए आसानियां पैदा करें, उनके जनाब दिमाग में जो चीज़ बैठ गई है कारोबारी तबके के कि जनाब हम अगर पैसा निकालेंगे तो हमें नहीं छोड़ा जाएगा और हमें जनाब ऐसा तंग किया जाएगा और इस तरीके से तंग किया जाएगा कि हम जनाब फिर कानों को हाथ लगाएंगे। इसीलिए कई लोग मुल्क छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कंफर्ट लेवल उन्हें मिले पाकिस्तान में तो फिर दोबारा वापस आकर वो कारोबार शुरू कर दें। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।